हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में। फूड प्रोसेसिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एफएसएसएआई से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए भी। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर आप फूड टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है इस टॉपिक में। तो जो अपने सिलेबस में दिया गया है वहाँ पे पूछा गया अल्टरनेट थर्मल टेक्नोलॉजी एंड नॉन थर्मल प्रोसेसिंग, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे आखिर फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आसानी से। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, आप उनको जा कर के देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अगर सिलेबस पे नज़र डालें तो ये है एफएसएसएआई का रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस, यानी कि मेंस का सिलेबस बोलें या फिर रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस, जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो जितने ग्रीन हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स जो है वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ और बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने फिनिश किया हुआ है। इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेट थर्मल टेक्नोलॉजीज़ एंड नॉन थर्मल प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे फूड प्रोसेसिंग के बारे में कि आखिर फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। तो देखिए, फूड प्रोसेसिंग कोई नया नहीं है, कोई आज के टाइम की चीज़ें नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म दे दिया गया है, थर्मल नॉन थर्मल प्रोसेसिंग। इस वजह से लोगों को लगता है कि नया है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग कई ज़माने पहले से चली आ रही है। ठीक है, बहुत पहले से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। वो कैसे चली आ रही हैं हम देखेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग के अगर हम थोड़ा सा बेसिक की बात करें कि आखिर फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू फूड और वन फॉर्म ऑफ फूड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ फूड। देखिए, मान लिया कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है यानी कि खेती होती है, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है जैसे पोटैटो हो गया या फिर मैंगो हो गया या फिर कोई भी वेजिटेबल हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम फूड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ऐसे डायरेक्टली तो हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। मान लिया हमें कोई आलू वगैरह है, हम उसे डायरेक्टली वहाँ से तो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम उसकी वॉशिंग करते हैं, फिर पिलिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं, तो उसको एडिबल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद में जैसे एक प्रोडक्ट हमें मिल गया, जैसे हमें गेहूं मिल गया, गेहूं को हम कंज्यूम तो कर सकते हैं। फिर हमें आटा मिल गया, फिर हम आटे को कंज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको वन फॉर्म ऑफ फूड से अनदर फॉर्म ऑफ फूड कन्वर्ट कर सकते हैं। उस हम आटे से कई सारी चीज़ें बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं और डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये सब क्या है, ये फूड प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग में आएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम 3 पार्ट में फूड प्रोसेसिंग को डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या क्या होता है। उससे पहले अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सभी मैंगो प्रोडक्ट हैं। अब आप देखिए, प्रोडक्ट जो हमारा मेन जो पहला रॉ मटेरियल था, जो सोर्स था वो एक था मैंगो। उस मैंगो से हमने कितने सारे प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फूड प्रोसेसिंग को करते क्यों हैं आखिर, तो एक तो ये होता है कि हम अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड को जो है एडिबल बनाने के लिए या फिर उसको खाने योग्य बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, एक आपका आंसर ये हो जाएगा कि फूड को लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, क्योंकि उससे फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंगो पिकल है, इसकी एक अपनी सेल्फ लाइफ होती है, काफ़ी टाइम तक आप इसको रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता है। उसके बाद में मुरब्बा हो गया, उसको भी आप काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आम पापड़ी हो गया, मैंगो जेली हो गया, मैंगो जूस हो गया, तो अपना इनका डिफरेंट टाइप का सेल्फ लाइफ है, प्रिजर्व किया जा सकता है, किसी को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे कि ये मैंगो जैम है, इसको बहुत टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। आराम से अगर आप इसको रखते हैं कूल प्लेस पे यानी रेफ्रिजरेटर में अगर आप इसको रखते हैं तो ये ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हम तीनों में डिफरेंस की बात करें तो प्राइमरी जैसे कि फूड को एडिबल बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, फूड को खाने लायक बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, एक बेसिक प्रोसेस जो होता है उसको हम प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे कि ड्राइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, विनोमिंग हो गया, मिलिंग हो गया और बचरिंग एनिमल फॉर मीट, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग है। ये आप जैसे देख रहे हैं ये थ्रेशिंग है। जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे थ्रेशिंग क्या होता है, कि हम उसमें से अनाज को अलग करते हैं, जो भी कचरा होता है उसको अलग कर देते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉ होता है, जब गेहूं की बाली का स्ट्रॉ जो होता है उसको हम सेपरेट कर देते हैं ग्रेन से। उसके बाद में ये विनोमिंग का एक फिगर है। विनोमिंग जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ये यहाँ पे लेडी खड़ी हुई है और पीछे से हम किसी भी सोर्स से थोड़ा सा फ्लो करते हैं, हवा को फ्लो करते हैं। अगर नेचुरली हवा चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना हवा को फ्लो करते हैं और उसके बाद में इस प्रोसीजर को करते हैं। सेकेंडरी की अगर बात करें तो अगर हम किसी इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा उसमें करते हैं तो हम उसको सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसा कि बेकिंग ब्रेड सभी लोग करते हैं, ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। फर्मेंटिंग फिश हो गया और मेकिंग वाइन, बियर, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी फूड प्रोसेस हो गया। उसके बाद में थर्ड आता है टर्शरी फूड प्रोसेसिंग। टर्शरी फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो ये कॉमर्शियल लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। इसमें इसके थ्रू हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें तो जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है रेडी टू ईट, यानी कि हम उसको लेते हैं और तुरंत कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो टीवी डिनर हो गया। टीवी डिनर का मतलब वो फूड होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रेडीमेड मील हो गया या फिर एयरलाइन मील हो गया। ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये एयरलाइन मील हो गया। जब आप प्लेन में सफ़र करेंगे तो वहाँ पे जो आपको खाना मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड होता है, ठीक है। उसको डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैटरिंग स्टाफ होता है वो बनाता है, नॉर्मल कैटरिंग स्टाफ इसको नहीं बनाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि थर्मल और नॉन थर्मल। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में थर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे सिलेबस में नॉन थर्मल और अल्टरनेट थर्मल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा सा अगर हम बेसिक जान लें कि फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या होता है, तो अगर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड सेट ऑफ फिजिकल केमिकल टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इंग्रेडिएंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू फूड, यानी कि हम बेसिकली इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फूड को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह को ऐड करके फूड को क्या करते हैं, एक नया रूप देते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, जैसे कि एक है अपना थर्मल टेक्नोलॉजी, दूसरा है अल्टरनेट थर्मल टेक्नोलॉजी एंड और नॉन थर्मल, यानी कि दोनों ही सेम है, चाहे अल्टरनेट थर्मल हो या फिर नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी हो, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। थर्मल की अगर बात करें तो बेसिक जान लीजिए कि थर्मल जो होता है, जब हम फूड प्रोसेसिंग अगर कर रहे हैं, अगर हम थर्मल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं यानी कि हीट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा थर्मल प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद में बेसिक पर्पस ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो बेसिक पर्पस यही होता है रिड्यूस कर और डिस्ट्रॉय करना माइक्रोबियल एक्टिविटी को, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो एक्टिविटी है उनको डिस्ट्रॉय करना या फिर रिड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद में यूज टू डिस्ट्रॉय और इनएक्टिव एंजाइम एक्टिविटी को कम करना या फिर उसको इनएक्टिव करना। इसके साथ ही साथ थर्मल टेक्नोलॉजी है जो वाइडली यूज्ड होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में आज के टाइम पे, लेकिन आपको आगे देखने को मिलेगा थर्मल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कम होती जा रही है और आज के टाइम पे नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसका, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर थर्मल प्रोसेसिंग मेथड की बात करें तो ब्लांचिंग हो गया, पॉस्चराइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन, ड्राइंग और एक्सट्रूजन, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो नॉन थर्मल पे है, तो इसलिए हम उसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्लांचिंग को आप जानते हैं नॉर्मल कुछ नहीं होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं चीज़ों को, बस बॉयल करके हम कोशिश करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर सकें और एंजाइम को इनएक्टिव कर सकें, ठीक है। पॉस्चराइजेशन आप जानते ही हैं, ड्राइंग देख रहे हैं, और ये होता है एक्सट्रूजन, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग की, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस में है, तो नॉन थर्मल जो फूड प्रोसेसिंग है उसको हम अल्टरनेट थर्मल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और नॉन थर्मल प्रोसेसिंग जो मेथड होता है
प्रोसेसिंग ऑफ फूड बिलो टेम्परेचर, यानी कि इसमें टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है या फिर टेम्परेचर का यूज़ नहीं करते हैं हम। इसमें जो स्पेशली यूज़ करते हैं हम प्रेशर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का जब हम यूज़ करते हैं, जो फ्लेवर और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन जो होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है या फिर कोई मिनिमल सा चेंज आता है, यानी कि फूड का जो अपना टेस्ट है, अपना टेक्सचर है वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। उसके बाद में थर्मल प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्टफ्स नाउ बिकम सेंटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर साइंटिस्ट एज इट हैज़ मोर एडवांटेज दैन थर्मल प्रोसेसिंग। देखिए आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम हीट का यूज़ करते हैं तो जो फूड होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है या फिर विटामिन होता है या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से फूड का अपना टेस्ट और टेक्सचर जो है वो नहीं रहता है, कम हो जाता है। इस वजह से नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है कंपैरिजन दैन टू द थर्मल टेक्नोलॉजी। उसके बाद में अगर हम बात करें नॉन थर्मल और अल्टरनेट प्रोसेसिंग मेथड, जिसमें हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, इसके साथ ही साथ आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं, गैसेस का और लाइट का और केमिकल सैनिटाइज़र का यूज़ करके हम नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ नॉन थर्मल प्रोसेसिंग, आखिर नॉन थर्मल प्रोसेसिंग के एडवांटेज क्या है, क्यों थर्मल प्रोसेसिंग को आज के टाइम पे कम यूज़ किया जाता है और नॉन थर्मल को क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका एडवांटेज यही है कि लो प्रोसेसिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड, टेम्परेचर की बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ ही साथ लो एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद रिटेंशन ऑफ फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि जो फूड का टेक्सचर है यानी फ्लेवर है या फिर टेस्ट है वो बरकरार रहता है। इसके साथ ही साथ सेफ़ एंड इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो फिगर बनाया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को मेंशन किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। फिर आप देख पा रहे हैं इरेडिएशन, गामा एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन बीम। इरेडिएशन में 3 आते हैं, एक गामा रेज और एक एक्स रेज और एक इलेक्ट्रॉन बीम। उसके बाद में देख पा रहे हैं आप पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं पल्स्ड विजिबल लाइट, ठीक है। गैस की अगर बात करें तो गैस में हम स्पेशली ओजोन की बात करेंगे, बाकी क्लोरीन वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। और आपका आता है ओमिक हीटिंग। ओमिक हीटिंग की अगर बात करें तो इसको कभी कभी थर्मल में भी यूज़ किया जाता है और नॉन थर्मल में भी यूज़ किया जाता है। ये दोनों का एग्जाम्पल हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं दोनों ही टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है। तो अगर हम वन बाय वन समझें, अगर वन बाय वन हम एक एक के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दिस नॉन थर्मल प्रोसेसेस इज़ करेंटली बीइंग यूज्ड कॉमर्शियली इसका यूज़ हो रहा है इन द फूड इंडस्ट्री टू टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन इन स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट। देखिए इसका मेन एडवांटेज यही है कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड है उसमें जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन्स होते हैं उनको किल करने के लिए या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर उनकी एंजाइम एक्टिविटी को रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि विब्रियो पैराहीमोलिटिकस ये इसमें यूज़ करते हैं, या फिर विब्रियो वल्निफिकस इन ऑस्टर्स जैसे कि ओशियन वगैरह में ये मिलते हैं, एक टाइप के एनिमल होते हैं मोलस्का फील्ड के। तो इसमें जो ही बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, बैक्टीरिया जैसे मैंने आपको बताया विब्रियो वल्निफिकस और विब्रियो पैराहीमोलिटिकस, तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर इनकी एंजाइम एक्टिविटी को कम करने के लिए किसमें, ओस्टर्स में, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसके साथ ही साथ अगर बात करें हाई प्रेशर प्रोसेसिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय एक्सपोजिंग फूड टू वेरी हाई प्रेशर। उसके बाद में HPP यानी कि हाई प्रेशर जो प्रोसेसिंग है नॉट बीन यूज टू टारगेट वायरस, ये वायरस को टारगेट नहीं करता है, इस बात का आप याद रखिएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है ओमिक हीटिंग। तो ओमिक हीटिंग की अगर बात करें तो इसको जूल हीटिंग भी बोलते हैं, रेजिस्टेंट हीटिंग भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोकंडक्टिव हीटिंग भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम सेम है, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जनरेट्स हीट, इसमें क्या होता है, इसमें हीट को जनरेट करते हैं बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू क्या करते हैं हम, हीट को जनरेट करते हैं, थ्रू विच फूड रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पूरा समझाता हूँ। है ओमिक हीटिंग इज बेनिफिशियल ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू थर्मल एंड नॉन थर्मल
सेलुलर डैमेज। तो यहाँ पे दोनों तरह की प्रॉपर्टी आ जाती हैं, थर्मल और नॉन थर्मल, इस वजह से इसको दोनों में इंक्लूड करते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है पावर सप्लाई, यहाँ पे करंट है, इसके थ्रू ये करंट जाएगा और यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रोड्स और यहाँ पे हमारा फूड होगा। जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगा इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, जैसे ही करंट अंदर जाएगा यहाँ पे फूड क्या करेगा, उस करंट को रेजिस्ट करेगा। जब वो इसको रेजिस्ट करेगा तो वहाँ पे इंटरनल हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, जनरेट्स हीट्स बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू फूड विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हीट को कैसे जनरेट किया जा रहा है फूड की प्रोसेसिंग करने के लिए, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू यहाँ पे करंट जाएगा, फिर यहाँ पे फूड क्या करेगा, फूड के अंदर जैसे ही करंट जो पास होगा वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंट पैदा होगा, जिसकी वजह से इंटरनल हीट जनरेट होगी। तो ये था थोड़ा ओमिक हीटिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें, थर्ड नंबर पे आता है हमारा ओजोन, यानी कि गैस के थ्रू हम कैसे फूड प्रोसेसिंग करते हैं इसके बारे में। तो ओजोन जो है इज़ अ पावरफुल सैनिटाइज़र की तरह यूज़ होता है, सिमिलर टू क्लोरीन और कॉमन ब्लीच। इट इज़ अ मेजर एडवांटेज ओवर अदर सैनिटाइज़र इट इज़ दैट ओजोन लीव्स no residue and has no risk of causing undesirable organochlorides cancer causing बाय प्रोडक्ट्स। देखिए ओजोन के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। पहली बात तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है। रेसिड्यू यानी कि जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका पार्ट अगर कुछ बच जाता है, रह जाता है, ठीक है, वेस्ट पार्ट, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नो रिस्क ऑफ कॉजिंग अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनोक्लोराइड्स, कैंसर्स वगैरह कॉजिंग जो होता है ना, कंडीशंस कभी कभी आ जाती है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको सेफली हम यूज़ कर सकते हैं फूड की प्रोसेसिंग में, ठीक है। ओजोन इज़ एबल टू किल्स पैथोजन एंड एक्सटेंड फूड सेल्फ लाइफ, फूड की सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ पैथोजन को तो किल करता ही करता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है हमारा पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसको हम कभी कभी HELP भी बोलते हैं, यानी कि हाई इलेक्ट्रिक पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेरी हाई फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम टू फूड प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हाई फील्ड स्ट्रेंथ होती है, उसके साथ साथ हम जो फूड को रखते हैं ना, तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इसका प्रिंसिपल है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में इट यूजेज शॉर्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड पल्स टू प्रिजर्व फूड। वही बात है, यहाँ पे शॉर्ट इलेक्ट्रिकल पल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पल्स क्या होता है, अगर हम पल्स की बात करें, अ पल्स इज़ अ सिंगल डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे वो लहरें टाइप की चलती हैं स्ट्रीम तरह से, तो इसी तरीके से पल्स भी मूव करती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पल्स विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो दिस टेक्नोलॉजी जो है नोन सिंस 1980 में ही इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला था। उसके बाद में इसको जो है FDO के थ्रू अप्रूव्ड किया था 1996 में, ठीक है। उसके बाद में पल्स लाइट टेक्नोलॉजी इज़ एन अल्टरनेटिव टू थर्मल ट्रीटमेंट, यानी कि जैसा कि आपको बताया कि थर्मल में हीट का यूज़ होता है, लेकिन ये एक तरीके से अल्टरनेट टू थर्मल ट्रीटमेंट है, यानी कि नॉन थर्मल है, ठीक है, फॉर किलिंग पैथोजेनिक एंड स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इंक्लूडिंग बैक्टीरिया भी हो सकता है, ईस्ट, मोल्ड एंड वायरसेस, यानी कि सभी के लिए, यानी बैक्टीरिया हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे मोल्ड हो, चाहे वायरसेस, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इसी वजह से, क्योंकि ये सभी पे वर्क करता है। उसके बाद में व्हेन द पल्स लाइट फॉल्स ऑन द DNA ऑफ द माइक्रोबियल सेल्स, जो भी DNA होता है माइक्रोबियल सेल्स का, माइक्रोबियल सेल्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, इट एब्जॉर्ब सम एनर्जी। उसके बाद में क्या होगा, जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी इज़ एबल टू ब्रेक ऑर्गेनिक मॉलिकुलर जो बॉन्ड होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल में जो भी बॉन्ड होता है DNA वगैरह में, उसको ये ब्रेक कर देता है। उससे क्या होता है कि जब DNA ब्रेक हो जाता है, DNA के अंदर जो बॉन्डिंग्स होती हैं, मॉलिकुलर बॉन्डिंग्स जो होती हैं, वो जब ब्रेक हो जाती हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डैमेज हो जाता है। जब किसी भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो जाएगा तो वो आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। जब वो आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो नहीं होगी, तो इस वजह से फूड की सेल्फ लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में जो हमारा बात करें 6 नंबर पे और लास्ट नंबर पे आता है, वो आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें हम गामा रेज, एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएशन इज़
अनदर नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें वेयर जहाँ पे हम हाई एनर्जी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं क्लोज टू स्पेंड ऑफ लाइट्स आर एम टू सॉलिड और लिक्विड फूड। देखिए दोनों में यूज़ होता है, सॉलिड और लिक्विड फूड, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ और एलिमिनेटिंग पैथोजन पेस्ट और इंसेक्ट्स। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है? एलिमिनेटिंग पैथोजन्स को एलिमिनेट करने के लिए, इसके साथ ही साथ पेस्ट और इंसेक्ट्स के नंबर को रिड्यूस करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का। इलेक्ट्रॉन बीम में वर्क अगेंस्ट पैथोजन सच एज वायरस के भी अगेंस्ट काम करता है और बैक्टीरिया, एंड ब्रेकिंग द लिंकेज ऑफ डीएनए और आरएनए। ये भी जो डीएनए और आरएनए की लिंकेज होती है और उसको क्या करता है? ब्रेक कर देता है। तो वही बात है कि अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर जेनेटिक मटेरियल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो आगे उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, गामा रेज की अगर हम बात करें तो गामा रेडिएशन इज़ अ हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एंड इंटरेक्ट विथ मैटर थ्रो आयोनाइजेशन। ड्यू टू देयर हाई पेनिट्रेटिंग पावर द इम्पैक्ट ऑफ गामा रेडिएशन कैन अकर थ्रू आउट अ बॉडी। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इसका जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कभी कभी उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है, थर्ड नंबर पे आता है एक्स रेज। एक्स रेज की अगर हम बात करें तो एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्टिंग अ हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ टारगेट सब्सटेंस, यूजुअली वन ऑफ द हैवी मेटल्स इनटू द फूड। तो एक्स रेज के बारे में आप जानते ही होंगे, तो भी एक ही तरीके से ये सब क्या है, रेज हैं, ये फूड में क्या है, इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो उसके बाद में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये क्या करते हैं, उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं, या फिर उनके जेनेटिक मटेरियल पे सीधे डायरेक्टली अटैक करते हैं जाके, जिससे हम माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम कर सकते हैं फूड में जो भी है, तो जिससे है फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे सिलेबस में केवल नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग के बारे में था, इसके बारे में हमने देखा। तो आई होप इतना आपके लिए बहुत है। अभी भी आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करूँगा अगर कुछ रह जाता है ऐसा। अभी इसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है। ठीक है, तो जल्दी जिसका पेपर लगा हुआ है उसे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।